My name is Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटीआर 9 यानी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 28 फरवरी 2022। ऐसे में काफी प्रोफेशनल्स की और टैक्स पेयर्स की क्वेरी आ रही है कि एक्चुअली में जीएसटीआर 9 किन पे एप्लीकेबल है और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स जीएसटीआर 9 में हमें करनी पड़ेंगी जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर सिस्टम ड्रिवन आती है। सो हमने सोचा एक क्विक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए जिसमें हम ये बताएं कि जीएसटीआर 9 किन केसेस में एप्लीकेबल होगी और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त डालनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन क्विक फाइलिंग गाइड फॉर जीएसटीआर 9। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया। द एनुअल रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ is required to be filed by the taxpayers with aggregate turnover more than 2 crore rupees. Aggregate turnover का मतलब है sum total of complete turnover जो सभी registrations की मिला के होती है। Aggregate turnover more than INR 2 crore in the financial year. The term aggregate turnover means the sum total of turnover from all registrations including stock transfer. Stock transfer की सेल भी इसमें एड ऑन होती है। इट मींस जिस भी टैक्स पेयर का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, उसे जीएसटीआर 9 देनी है। तो हम ये बोल सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपीस के टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 9 नहीं है, ऑप्शनल है, उन्हें फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केसेस देखते हैं किन केसेस में जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल होगी। ये सभी केसेस लाइव केसेस हैं जो हमसे डिस्कस किए गए कुछ टैक्स पेयर्स ने और प्रोफेशनल्स ने। केस 1, टर्नओवर ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 है 150 लाख का, 1.5 करोड़ का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर है। रजिस्ट्रेशन 2 का टर्नओवर है 45 लाख का, रजिस्ट्रेशन 3 का टर्नओवर है 10 लाख का, रजिस्ट्रेशन 4 का टर्नओवर है निल। इट मींस अगर हम देखें तो टोटल टर्नओवर ऑफ दिस टैक्स पेयर इज 2 करोड़ 5 लाख रुपीस। जब टोटल टर्नओवर 2 करोड़ 5 लाख रुपीस है, इसका मतलब जीएसटीआर 9 इस केस में एप्लीकेबल है। तो क्या वो सभी रजिस्ट्रेशंस पे लगेगी या सिर्फ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे लगेगी? जीएसटीआर 9 सभी रजिस्ट्रेशंस पे लगेगी। इवन इफ रजिस्ट्रेशन फॉर निल टर्नओवर के साथ है तो भी उस केस में हमें जीएसटीआर 9 फाइल करनी होगी। इट मींस एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर ऑल 4 रजिस्ट्रेशंस। केस 2, टर्नओवर ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 is 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, टर्नओवर ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 is 16 लाख, रजिस्ट्रेशन 3 is 2 लाख एंड रजिस्ट्रेशन 4 is nil। टोटल टर्नओवर बनी 1 करोड़ 98 लाख की। तो इस केस में हमें किसी भी रजिस्ट्रेशन का जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना। इवन इफ हम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं लेकिन टोटल टर्नओवर हमारा 2 करोड़ से कम ही है, तो इस केस में भी हमें जीएसटीआर 9 किसी केस में भी फाइल नहीं करनी। केस नंबर 3, रजिस्ट्रेशन 1 की टर्नओवर है 9 करोड़ रुपीस की, रजिस्ट्रेशन 2 की टर्नओवर निल की है, रजिस्ट्रेशन 3 की भी निल है। तो इस केस में भी हमें जीएसटीआर 9 जो फाइल करनी है वो तीनों रजिस्ट्रेशन की फाइल करनी है, इवन इफ रजिस्ट्रेशन 2 एंड रजिस्ट्रेशन 3 निल टर्नओवर के साथ। काफी लोगों ने हमसे एक क्वेरी पूछी कि मान लीजिए 31 मार्च 2021 को ही किसी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, तो क्या उस केस में हमें उस एक दिन की वजह से भी हमें देना पड़ेगा जीएसटीआर 9 उस केस में? द आंसर इज यस, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव था, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों नहीं था उस फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा। तो सभी रजिस्ट्रेशन पे लगेगी। केस नंबर 4, रजिस्ट्रेशन 1 की टर्नओवर है 5 CR, रजिस्ट्रेशन 2 की टर्नओवर है निल, रजिस्ट्रेशन 3 की टर्नओवर है 2 लाख रुपीस की, जिसे कि कैंसिल भी कर दिया गया ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस में क्योंकि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ 2 लाख रुपए की बनती है, इसलिए आपको तीनों रजिस्ट्रेशंस का ही जीएसटीआर 9 देना पड़ेगा। थर्ड रजिस्ट्रेशन इवन कैंसल्ड के स्टेटस में ही क्यों नहीं है, लेकिन उसने भी 2 लाख की सेल की है, वो भी ऑपरेटिव था, चाहे वो थोड़े पीरियड के लिए क्यों नहीं था, इसीलिए आपको तीनों रजिस्ट्रेशंस की ही जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। सो आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव स्टेटस में है, सस्पेंडेड स्टेटस में है या फिर कैंसिलेशन के स्टेटस में है, आपकी टर्नओवर कुछ है या नहीं है किसी रजिस्ट्रेशन की, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का बनता है तो उस केस में आपको सभी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। पॉइंट 2 में हमने बात करनी है एडजस्टमेंट्स टू बी मेड टू जीएसटीआर 9। आपको जीएसटीआर 9 ऑटो पॉपुलेटेड डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, उसकी सभी टेबल्स ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं जीएसटीआर 1 से या जीएसटीआर 3B से। जहां जहां इनवॉइस की डिटेल कैप्चर होती है जीएसटीआर 1 में, उसे जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेटेड किया जाता है, और जहां जहां इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं होती, जैसे कि जीएसटीआर 3B में ही हम आईटीसी दिखाते हैं,
हम रिवर्स चार्ज में टैक्स सिर्फ जीएसटीआर 3B में ही दिखाते हैं, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड केसेस होते हैं जीएसटीआर 3B। सबसे पहले हमें ये डिस्कशन, ये एडजस्टमेंट समझने के लिए पता होना चाहिए कि जीएसटीआर 9 की कौन सी टेबल्स में कौन सी फिगर्स रिपोर्ट होती हैं। अगर हम जीएसटीआर 9 की बात करें तो टेबल 4 से ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है। टेबल 4 एंड टेबल 5 आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताती हैं, जिसमें कि जिन आउटवर्ड सप्लाईज पे टैक्स लगता है वो टेबल 4 में आती हैं, और जो आउटवर्ड सप्लाईज पे टैक्स नहीं लगता, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, एससीजेड, जीरो रेटेड, वो सब टेबल 5 का पार्ट बनती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स मैं अपनी इनवर्ड सप्लाई में देता हूं वो भी टेबल 4 का पार्ट होती है। तो टेबल 4 एंड 5 इज फॉर आउटवर्ड सप्लाई। टेबल 6 हमें बताती है कितना आईटीसी हमने क्लेम किया है जीएसटीआर 3B में, और हमें ये बताती है कि हमें उसका ब्रेकअप शो करना है टेबल 6 के अंदर। टेबल 7 हमें आईटीसी रिवर्सल के बारे में बताती है। इट मींस टेबल 6 एंड 7 हमें बताती है कि कितना आईटीसी हमने क्लेम किया या कितना हमने रिवर्स किया। टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 रिकंसिलेशन टेबल है, जो जीएसटीआर 2A की 3B से रिकंसिलेशन बताती है, और साथ साथ हमें टेबल 8 ये भी बताती है कि कितना आईटीसी हमने सब्सिक्वेंटली लिया है। यहां आके आपकी इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है, जो आपने पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिखाई है। टेबल 9 में आपको दिखाना होता है टैक्स पेबल की एडजस्टमेंट। आपका कितना टैक्स पेबल आपने जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट किया, कितना आपने आईटीसी एडजस्ट कर दिया, और कितना आपने कैश में दिया। टेबल 10, टेबल 11, टेबल 12, टेबल 13 एंड टेबल 14, ये सब टेबल सबसीक्वेंट एडजस्टमेंट की टेबल है। हमने जितनी भी रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की सबसीक्वेंट टू ईयर एंड सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक जो भी रिपोर्टिंग की है, वो सब हम टेबल 10, 11, 12, 13 एंड 14 में दिखाएंगे। टेबल 15 के बाद सभी टेबल्स ऑप्शनल है। जैसे टेबल 15 की हम बात करें तो वो डिमांड और रिफंड की टेबल है जो ऑप्शनल है। इसके बाद की सभी टेबल्स ऑप्शनल है। तो हम बोल सकते हैं हमें जितना वर्क करना है जीएसटीआर 9 में वो टेबल 4 टू टेबल 14 करना है, और हम एक एक करके देखेंगे कि सिस्टम पॉपुलेटेड फिगर्स के अंदर हमें कौन सी टेबल्स में क्या एडजस्टमेंट डालनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम, which GST return do we need to consider as a base return for filing details of outward supply in table 4 and table 5 of GSTR 9? जब आप टेबल 4 एंड टेबल 5 में कुछ अमाउंट्स रिपोर्ट करेंगे तो आपको कौन सी रिटर्न को बेस लेना है। अगर हम टेबल 4 और टेबल 5 की बात करें तो टेबल 4 और टेबल 5 दोनों ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं जीएसटीआर 1 से। हाँ, इसमें एक इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेट होती है, और जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हम इस पे रिपोर्ट करते हैं वो सब जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होती है। क्या हम ऑटो पॉपुलेटेड फिगर में कुछ चेंज कर सकते हैं? यस, अगर वो चेंज करेक्शन है जो जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 में मिस्टेक हुई थी तो हम इसको मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं। बेस रिटर्न कौन सी होगी? ऑटो पॉपुलेशन के लिए तो उन्होंने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 देखी। हमारी बेस रिटर्न क्या होगी? हमने जीएसटीआर 1 में सिर्फ इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग की है, कोई टैक्स नहीं दिया। जीएसटीआर 3B में हमने उनमें से कुछ सप्लाईज पे या टोटल सप्लाईज पे टैक्स दिया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास वो सभी इनवॉइसेस, वो सभी डिटेल्स और वो सभी टैक्सेस अवेलेबल हैं जिन पे टैक्स की लाइबिलिटी बनती थी। इसलिए हम बोल सकते हैं ना तो जीएसटीआर 1 और ना ही जीएसटीआर 3B हमारे लिए जो बेस होगा वो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, चाहे वो ऑडिटेड है या नॉन ऑडिटेड है, हमारी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हम पे जो टैक्स बनता है हमें टेबल 4 और टेबल 5 में वो रिपोर्ट करना है। सो हम बोल सकते हैं इन टेबल 4 एंड टेबल 5 system will auto populate the details from form GSTR 1 except RCM details which will be auto populated from GSTR 3B. The base for filling in the details in table 4 and table 5 will be books of accounts. So कोई भी फिगर अगर आपको लगती है जो कि मिस्टेक वाली फिगर है, इनकरेक्ट फिगर है टेबल 4 और टेबल 5 में, तो आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं। आपने फिगर्स को मैनुअली करेक्ट किया जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। केस 1, आपने टेबल 4 और टेबल 5 में कुछ मैनुअल करेक्शन डाली जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ऐसे में आपको टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज वाली टेबल 9 जो कि टैक्स पेबल के बारे में दिखाती है, उसमें टैक्स पेबल की रो को मैनुअली एड ऑन करना पड़ेगा इस टैक्स को, और उसे DRC 03 से पे करना पड़ेगा। मींस टेबल 4 में हम उस आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट करेंगे, टेबल 9 में टैक्स पेबल में उसे ऐड करेंगे, जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा उसे हम DRC 03 से पे कर देंगे। नंबर 2, आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 या GSTR 3 में दिखाई थी,
लेकिन वो आउटवर्ड सप्लाई पे एक्चुअल में टैक्स नहीं लगना था, तो उसे आप टेबल 4 में मैनुअली करेक्ट कर देंगे और उसके बाद टैक्स पेबल को रिड्यूस कर देंगे जो आपने टेबल 9 ऑफ जीएसटीआर 9 दिखाया है। उस अमाउंट का आपको रिफंड मिल जाएगा अगर टाइम लिमिट अभी भी अवेलेबल है RFD 1 फाइल करने। तो होप आपको पता लग गया होगा कि टेबल 4 और टेबल 5 में आउटवर्ड सप्लाई की एडजस्टमेंट कैसे डालनी है। प्रॉब्लम नंबर 2, the auto populated figures in table 4, table 5, table 6 and table 7 as well also includes figures related to previous financial year claimed shown up to this year September। आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की GSTR 9 फाइल कर रहे हैं। इस साल में आपने कुछ फिगर्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स की भी दिखाई होंगी जो इस साल की सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक दिखाई होंगी। क्या ऐसी फिगर्स ऑटो पॉपुलेशन के अंदर आएंगी? यस। आपने 3B में कुछ क्रेडिट 1920 से परटेनिंग 2021 में लिया तो वो टेबल 6 और टेबल 7 के अंदर आएगा। आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जो 1920 की परटेनिंग 2021 में शो की तो वो टेबल 4 और टेबल 5 में आएगा। तो उन फिगर्स का क्या किया जाए? सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज इशू की और उन्होंने बोला टेबल 4, 5, 6, 7 में भले ही दोनों ईयर से रिलेटेड लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड होके आए, लेकिन आप उसे मैनुअली एडजस्ट करके उसे ऐसा बना लीजिए कि उसमें आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी ओनली कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ही दिखे। इट मींस अगर 200 रुपीज की टर्नओवर हमारी फाइनेंशियल ईयर 2021 की है एंड हमने 50 रुपीज की टर्नओवर 1920 की 2021 में रिपोर्ट की है, तो हमें जो ऑटो पॉपुलेशन दिखाएगी वो 250 दिखाएगी, लेकिन हम उसे 200 ही दिखाएंगे मैनुअली कलेक्ट करके, क्योंकि हमें सिर्फ 2021 से रिलेटेड फिगर्स दिखानी है। ऐसे ही अगर हमारा आईटीसी 500 रुपीज का हमने जीएसटीआर 3 में क्लेम किया है, जिसमें से 50 रुपीज का आईटीसी 1920 का सब्सिक्वेंटली क्लेम्ड है, तो हम जो आईटीसी क्लेम दिखाएंगे टेबल 6 के ब्रेकअप के अंदर वो हम ओनली 450 का दिखाएंगे, 50 का रिड्यूस कर देंगे उसमें से। इसका फायदा क्या होगा? टेबल 6 के अंदर जब मैं 1920 से रिलेटेड आईटीसी को हटा दूंगा तो उस केस में जब मैं 2A वर्सेस 3B की रिकंसिलेशन टेबल 8 के अंदर जाके करूंगा तो 8B के अंदर जो डिटेल्स टेबल 6 से निकल के आएंगी वो ओनली वही फिगर्स होंगी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से पर्टेन करती हैं। इट मींस 8A की फिगर्स जो जीएसटीआर 2A वाली हैं वो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 की हैं एंड जीएसटीआर 3B की फिगर्स जो निकल के आई टेबल 6 से वो भी होंगी 2021 से रिलेटेड। इट मींस जो डिफरेंशियल निकल के आएगा वो एग्जैक्ट इसी साल का निकल के आएगा और उसमें कुछ भी एरर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस ऐसा नहीं होगा जो पिछले साल से पर्टेन करता था। इसलिए हम सभी फिगर्स को मैनुअली करेक्ट करके सिर्फ पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर की फिगर ही लिखेंगे। क्या बोला रिजोल्यूशन में? द ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स इन टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7 includes the details of previous financial year. Hence, you need to manually exclude the details related to previous financial year. For example, if any invoice relating to 1920 is shown in financial year 2021, it will come in auto population, but you need to exclude the same from the figures. In case of ITC, this exclusion will also help you in smooth reconciliation between table 8A and 8B, since 8B will have the details of GSTR 3B which is pure one financial year figures। वो सिर्फ वही फाइनेंशियल ईयर फिगर बताएगा जो 2021 से रिलेटेड है, 1920 हमने पहले एक्सक्लूड कर दी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज there is a say that any amount which needs to be payable under GSTR 9 needs to be paid in cash। आपको कोई भी आउटवर्ड सप्लाई मिली जिसपे आपने पहले टैक्स नहीं दिया, आपने कोई भी आईटीसी पहले एक्सेस क्लेम कर दिया, तो कहा जाता है कि GSTR 9 में आप जितनी भी एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करेंगे उस पे आपको कैश में टैक्स देना है अलोंग विद इंटरेस्ट। लेकिन कोई ऐसा केस हो अगर जिसमें आपने कोई आईटीसी अवेल किया, क्लेम किया, लेकिन उसे यूटिलाइज अभी तक नहीं किया, जब आप अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तब तक आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं किया, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही है, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर भी मुझे कैश में ब्याज के साथ पैसे देने पड़ेंगे? तो हम इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। नंबर 1, क्या हमें कैश में पेमेंट देनी पड़ेगी? सेकंड, क्या हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमें कैश में पेमेंट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ आईसीआई ने क्लैरिफाई किया कि जितने भी केसेस ऐसे केसेस होंगे जिसमें आईटीसी का रिवर्सल उस आईटीसी का किया जा रहा है जिसे हमने अवेल तो किया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, हमें उस पेमेंट को कैश में देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को अमेंड कर दिया गया है
और उसमें ये बोल दिया गया है कि ओनली उसी आईटीसी के रिवर्सल पे ही आपको इंटरेस्ट देना है जिसे आपने अवेल भी किया था एंड यूटिलाइज भी किया था। इट मींस ऐसा क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही बैठा है उसे हम क्रेडिट लेजर से ही विदाउट इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे और उसमें कुछ भी इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा बाकी जितने केसेस बनेंगे उसे हमें DRC 03 से पे करना पड़ेगा विद कैश एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन टेबल 10 एंड टेबल 11। टेबल 10 और टेबल 11 जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, आउटवर्ड सप्लाई जो सब्सीक्वेंट जीएसटी रिटर्न्स में दिखाई हैं उनकी बात करता है। डू वी नीड टू कंसीडर दीज फिगर्स एज रिपोर्टेड इन सब्सीक्वेंट जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी? जो ऑटो पॉपुलेशन आएगा टेबल 10 एंड टेबल 11 में वो आएगा जीएसटीआर 1 से, लेकिन हमने जितने टैक्सेस दिए हैं वो जीएसटीआर 3B वाले टैक्सेस दिए हैं, इसलिए हम टेबल 10 और टेबल 11 को मैनुअली करेक्ट करेंगे और जीएसटीआर 3B में जिस तरीके से इसे शो किया गया है वैसे शो करेंगे। तो हम बोल सकते हैं जितना हमने अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच में दिखाया वो गया टेबल 4 एंड टेबल 5 में, जितना अमाउंट हमने सब्सीक्वेंट टू फाइनेंशियल ईयर एंड जीएसटीआर 3B में दिखाया अप्रैल टू सितंबर के बीच में वो गया टेबल 10 टेबल 11 में, और जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलेशन करके अब शो कर रहे हैं उसे हम टेबल 4 एंड टेबल 5 में ऐड करेंगे, टेबल 9 के टैक्स पेबल में ऐड करेंगे और DRC 03 से पे कर देंगे। यानी जितनी एडिशनल रिपोर्टिंग मैं जीएसटीआर 9 में कर रहा हूं उस एडिशनल रिपोर्टिंग को टेबल 10 और टेबल 11 में ना करके टेबल 4 में ही किया जाएगा। Next problem, there is no separate column to report the ITC in relation to import of goods related to financial year but claimed in the subsequent financial year till the time limit allowed। टेबल 8 के अंदर 8C रो हमें ये बताती है कि कितना नॉर्मल आईटीसी, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का नहीं, आरसीएम का नहीं, नॉर्मल आईटीसी हमने कितना सब्सीक्वेंट टू फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम किया है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रो नहीं है जिसमें हम ये दिखा सकें कि हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी जो सब्सीक्वेंटली क्लेम किया है उसका अमाउंट कितना है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स को दिक्कत आ रही थी कि हम सब्सीक्वेंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी कैसे दिखाएं। तो सीबीआईसी ने प्रेस रिलीज से क्लैरिफाई किया कि जितना भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी आपने दिखाना है वो चाहे इस साल के अंदर आपने क्लेम किया है या आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, आप दोनों को ऐड ऑन करके टेबल 6 में ही दिखा दो। टेबल 6 याद करो, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टेबल 6 वो टेबल है जिसमें हम जीएसटी और 3B में इनपुट लिएगा हम ब्रेकअप देते हैं। तो जिस अमाउंट का हम ब्रेकअप देंगे उसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स की फिगर जो टेबल 6E में आ रही होगी उसमें हम ऐड कर देंगे वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्रेडिट जो हमने सब्सीक्वेंट टू फाइनेंशियल ईयर एंड क्लेम किया है। तो अगर डिफरेंस निकला है टेबल 6 में तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अमाउंट्स ऐड ऑन भी किए हैं और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कुछ अमाउंट्स को हमने लेस भी किया था। तो डिफरेंस आने दो, लेकिन आपके पास वो डिफरेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए कि डिफरेंस क्यों आया आपके पास। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को आप टेबल 6E में दिखाएंगे और टेबल 8G में जहां पे हम लिखते हैं टोटल आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर, वहां पे भी इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड टोटल इसी जीएसटीआर 9 में हमने दिखाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन एनी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेबल अंडर आरसीएम, तो हम कैसे पे करें? अगर हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ टैक्स देना है तो हम उसे कैसे पे करेंगे? तो जैसे हम नॉर्मल टैक्स देंगे वैसे यहां देंगे। हम टेबल 4 के अंदर रो 4G है, टेबल 4G, टेबल 4G में हम आरसीएम से रिलेटेड सप्लाईज को दिखाएंगे, उसका टैक्स वहां दिखाएंगे। टेबल 9 में आके जीएसटीआर 9 की टेबल 9 में आके टैक्स टेबल में उसे ऐड कर देंगे और DRC 03 से उसे हम पे कर देंगे। सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, which details are completely optional in filing GSTR 9। काफी लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि GSTR 9 फाइल करते वक्त क्या हमें सभी टेबल्स को यूज करना है या कुछ टेबल ऑप्शनल भी हैं। इवन हमने जब भी जीएसटी ऑडिट कराई है, डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट, तो इवन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट होते हैं वो लोग भी हमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स आपने ऑप्शनल के वे में फिल नहीं की हैं, क्योंकि उन्हें कुछ डिटेल्स ब्लैंक मिलती है तो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डिटेल आपने क्यों नहीं डाली। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये टेबल्स गवर्नमेंट ने ही ऑप्शनल की हुई है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑप्शनल। नंबर 1, आपको डिमांड और रिफंड से रिलेटेड टेबल 15 नहीं शो करनी है। जो आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से सप्लाई ली हैं, डीम्ड सप्लाई हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैं, उसे आपने रिपोर्ट नहीं करना है, ऑप्शनल है। कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। HSN वाइज समरी दोनों एग्जेम्प्ट हैं, दोनों ही ऑप्शनल हैं। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी और HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई भी। तो काफी लोगों को लगता है आउटवर्ड सप्लाई की HSN समरी देनी है, नहीं देनी।
HSN की समरी आपको आउटवर्ड सप्लाई की भी नहीं देनी है और इनवर्ड सप्लाई की भी नहीं देनी है। आपको याद हो 1 अप्रैल 2021 से HSN को मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको इनवॉइस में रिपोर्ट करना है। आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि ये HSN की समरी के जो टेबल्स हैं इनको मैंडेटरी कर दिया जाए ऑप्शनल की जगह। जितने भी आपने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स की हैं किसी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, चाहे आप उसे तो अलग भी दिखा सकते हैं, अलग कॉलम्स में भी, अलग टेबल में भी, चाहे तो उसे एक्चुअल आउटवर्ड सप्लाई के साथ ऐड और लेस करके नेट अमाउंट भी दिखा सकते हैं। आपको क्रेडिट डेबिट नोट अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, निलवेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इन तीनों का अगर आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो एग्जेम्प्टेड, निलवेटेड, नॉन जीएसटी को आप क्लब करके सिर्फ एग्जेम्प्टेड के कॉलम में भी दिखा सकते हैं। The ITC availed on inputs and input services can be clubbed and reported in input only. अगर आपके पास इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड क्रेडिट का ब्रेकअप नहीं है तो आप दोनों को क्लब करके सिर्फ इनपुट के कॉलम में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल गुड्स की बात नहीं की गई। इसका मतलब आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तो अलग से दिखाना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप कहीं क्लब नहीं कर सकते। तो जितना आईटीसी आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे या ऑल अदर आईटीसी में आपने कैपिटल गुड्स पे लिया है उसके आपको अलग दिखाना पड़ेगा, और इनपुट सर्विसेज को क्लब करके आप इनपुट में लिख दीजिए। सबसीक्वेंट आईटीसी डिटेल्स जो टेबल 12 एंड टेबल 13 में दिखानी है आईटीसी रिवर्सल और आईटीसी अवेल्ड की, वो भी ऑप्शनल फिगर है, उसके अंदर भी आपको मैंडेटरी बेसिस पे उस फिगर को नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि टेबल 8C के अंदर आप उस सबसीक्वेंट आईटीसी को पहले से ही दिखा रहे हो, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी आपने टेबल 6C और 8G पकड़ के उसमें अमाउंट दिखा दिया है। सो दोस्तों, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सभी डाउट जीएसटी और 9 से रिलेटेड क्लियर हो गए। हम 9C पे भी एक वीडियो लेके आएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जो हम जीएसटी और 9C की या फिर 9 की भी नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करें। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।